आप सभी को राधे राधे। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने स्टार आईक्यू एजुकेशन को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो। और इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक आंसर क्या होगा कि हरियाणा में कहाँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ETIVF, ईटी का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर इनवर्टो फर्टिलाइजेशन लैब है, इसको तैयार किया गया है। तो ये है लुआस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी साल 2010 में। ये यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? ये है हिसार में। इसके वीसी का नाम क्या है? इसके वीसी का नाम है विनोद वर्मा। ठीक है ना, विनोद वर्मा, ये याद रखना आप लोग। और हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम भी आप याद कर सकते हैं, श्रवण कुमार गर्ग है। ठीक है ना, श्रवण कुमार गर्ग है हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए सर जी बढ़ते हैं आगे। आज का पहला करंट अफेयर आपके लिए है कि हरियाणा किस आईआईटी के साथ में विशेष सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट कर रहा है? तो हरियाणा कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ मिलके। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने लगभग एक महीने, ऑलमोस्ट मतलब 15 जनवरी से लेके और 14 फरवरी 2024 के बीच में सड़क सुरक्षा महीना है वो सेलिब्रेट किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हरियाणा का टारगेट है आने वाले साल 2030 तक हरियाणा में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उसमें 50% की कमी लेके आएगा हरियाणा। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे सर कि जो समझौता हुआ है या एक प्रोजेक्ट है, ये क्या प्रोजेक्ट है? देखो, अभी हरियाणा के जो डीजीपी है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया जिनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर। उन्होंने सबसे पहली बात कही है कि डायल 112 के कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की इन्होंने और कहा कि सड़कों के ऊपर जितने भी दुर्घटनाएं होती है, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते हैं ना, उस एरिया को ब्लैक स्पॉट के नाम से जाना जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा किसी रोड के ऊपर ऐसे ना मोड़ होता है तो उस पर लिख दिया जाता है आगे तिरु मोड़ है, आगे दुर्घटना होने की संभावना है, दुर्घटना वाला एरिया है। ऐसा अक्सर तुमने रोड के ऊपर ये सिंबल साइन देखे भी होंगे। तो ऐसा अब आगे लिखा जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं उस पॉइंट को ब्लैक स्पॉट नाम दे दिया जाएगा, जिससे लोगों को ना पहले ही पता लग जाएगा कि हाँ कुछ ऐसे ऐसे ये जगह है और वो अपना सिंक्रोनस गाड़ी के साथ में अच्छा सा बना लेंगे। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि जब किसी पेशेंट ही कहूँगा फिलहाल के लिए, क्योंकि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया वो पेशेंट बन जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, 1 बजे एक्सीडेंट हुआ है, तो 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच का जो ये 1 घंटा है ना, इसको गोल्डन आवर बोला जाता है। क्योंकि इस टाइम में अगर उसको हॉस्पिटल में फर्स्ट एड या जो मेडिकल ट्रीटमेंट, नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। और अगर उसको इस टाइम में हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए, और अब जो हॉस्पिटल अच्छे से इलाज भी करे, खैर उसमें भी मायना रखता है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल नखरे करते हैं कि ये फॉर्म भरो, ये इसका नाम लेके आओ, इसका आधार कार्ड लेके आओ। अब मान लेते हैं कोई आप जा रहे हैं रोड पे और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो आपको थोड़ी ना पता वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या आधार कार्ड है, क्या है। तो वो इस फॉर्मेलिटीज़ में लगे रहते हैं, उसमें टाइम बिता देते हैं और इससे उस बंदे की हो सकता है जान ही चली जाए या उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो अब क्या करेगी हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा पुलिस? जिस हॉस्पिटल में लोगों की जो जान ज़्यादा बचती है उसको उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रेटिंग देगी। जिसमें सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा उसकी, या मृत्यु का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा, उसकी रेटिंग कम हो जाएगी। इससे आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। अभी आपको ये पता लगे कि ये 5 स्टार आपका हॉस्पिटल है, ये 3 स्टार है, ये 1 स्टार है, तो आप उस हिसाब से उस हॉस्पिटल को चूज़ कर पाओगे। और अगर जब रेटिंग सिस्टम हो जाता है तो आप समझ सकते होंगे फिर हॉस्पिटल वाले भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, है ना। अब ये रेटिंग वगैरह का सिस्टम है वो कहाँ से कनेक्ट होगा? इसके लिए ना एक मोबाइल एप्लीकेशन है संजा, इससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो आपसे अलग से सवाल पूछा जा सकता है संजा मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। इस मोबाइल एप्लीकेशन से क्या होगा कि सड़क है, नेशनल हाईवे कोई भी है या स्टेट हाईवे है या कोई भी रोड है, उसको ना एक्चुअली मैप से कनेक्ट कर दिया जाएगा और एम्बुलेंस का डेटा वगैरह भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल रहेगा। तो होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं। तो आगे आज एक्चुअली कोई और क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिले, लेकिन आपके और छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, उसकी वजह किसान आंदोलन ही है, हर जगह देखने को मिल रहा है, तो कोई मीनिंगफुल एमसीक्यू दिखा नहीं मुझे। पर चलिए आपको मैं कुछ अच्छी चीज़ें समझाता हूँ, सिखाता हूँ, जो आपके यकीनन एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। आपको सबको अच्छे से पता है कि कल ही के दिन में बजट आने वाला है, और बजट की कंप्लीट वीडियो, पूरा डिस्कशन हर साल की तरह जैसे मैं लेके आता हूँ, तो इस बार भी कंप्लीट लेके आने वाला हूँ। और इस बार का ये कौन सावां बजट होने वाला है? पांचवां बजट होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी लगातार पांचवी बार बजट पेश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं सर, वित्त मंत्री क्यों नहीं? क्योंकि हरियाणा में जो करंट में मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पास में ही वित्त मंत्रालय है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज ही के दिन में, ठीक है ना, मतलब इसको तो मैं कवर कल ही के दिन में कर पाऊंगा, या दिन में अपने जो इंस्टाग्राम पे इसकी मैं पोस्ट डाल दूंगा क्या हुआ है। विपक्ष के सत्तारूढ़ गठबंधन, यानी कि हरियाणा के अंदर विपक्ष कौन है? हरियाणा के अंदर विपक्ष जो है ना वो कांग्रेस सरकार है। अब कांग्रेस सरकार क्या करने वाली है पता है आपको? कांग्रेस सरकार बेसिकली जो है वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आने वाली है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने वाली है कांग्रेस सरकार। अच्छा, क्यों लेके आएगी? आपको मुद्दे बता देता हूँ कांग्रेस के, या कहिएगा विपक्ष के मुद्दे जो है ना वो ये है कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो लेके चल रही है स्टूडेंट्स का, जो सीईटी का मुद्दा है, ठीक है ना। सीईटी का मुद्दा है जिसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के दौरान अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई है कि अगले 8 दिनों में हम 20 से 30 हज़ार लोगों को लगभग जॉब लगा देंगे, कुछ रिजल्ट अनाउंस करेंगे। खैर वो तो आगे की बात है, लेकिन सरकार लेके आ रही है कांग्रेस सरकार ये सी और डी ग्रुप पे, और बहुत सारे भ्रष्टाचार और छोटे मोटे मुद्दे हैं इन सब पे मिला के। तो फसलों के लिए एमएसपी के लिए जो वैधानिक समर्थन मांगने की किसान संगठनों की मांग कार्रवाई की प्रमुख विशेषता होने की संभावना। और इसके अलावा जो है ना 2021 में विपक्ष के गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे सत्तारूढ़ गठबंधन ने सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 87 विधायकों में से 55 वोट प्राप्त करके उसको पारित किया था। मतलब पहले भी ये आ चुका है विश्वास प्रस्ताव, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अगर ये पारित हो जाता है, पास हो जाता है, मतलब फेल इन द पास होने इन द सेंस कि जो विपक्ष पार्टी होती है ना उसकी तरफ से पास हो जाता है, तो सत्तारूढ़ पार्टी को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसके अलावा 3 कृषि कानूनों को लागू करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के बीच असंतोष के बीच में जो है ना उस टाइम पे उसको लाया गया था। अब ये मेन फैसले हैं, 2 मेन फैसले हैं। एक तो एमएसपी के ऊपर शायद कानून कुछ बने, या एमएसपी के ऊपर कुछ सरकार कुछ अच्छा सा फैसला लेके आए, और एक अविश्वास प्रस्ताव। ये 2 मेन मामले तो है ही हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, और इसको स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है जो आमतौर पर तब घटित होती है जब धारणा बनती है कि सरकार बहुमत का समर्थन खो रही है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब देखो क्या है, हरियाणा में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 90 है। कोई भी पार्टी है वो सत्ता में कब आएगी? जब वो 50% प्लस 1 यानी कि 45 प्लस 1 मतलब कि 46 आएगी। अब आपको पता है कि जो 2019 के इलेक्शन हुए थे उसमें किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं आया था, लेकिन सरकार किसने बनाई? सरकार बनाई बीजेपी प्लस में जेजेपी ने सरकार बनाई। दोनों ने मिल के गठबंधन करके करंट में सरकार बना ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री इनकी तरफ से डेप्यूटी सीएम बन गए दुष्यंत चौटाला। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे सरकारें बनती है ना गठबंधन की, प्लस में इनके साथ में कुछ इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि निर्दलीय भी शामिल है, तो ऐसे करके जोड़ तोड़ करके इन्होंने बहुमत हासिल तो कर लिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इनकी आपस में अनबन हो जाती है, क्योंकि 2 पार्टी है, 2 पार्टियों की विचारधाराएं बहुत अलग हो जाती है। जैसे इलेक्शन के टाइम पे ही जेजेपी के ये नारे थे कि बीजेपी जमुना पार, और बीजेपी जेजेपी के लिए कटाक्ष कस रही थी। मतलब इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके की बातें थी। अब हुआ क्या, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए दोनों साथ ही हो गए। जनता को इस बात से बहुत ज़्यादा धोखा लगा था कि हमने तो वोट बीजेपी को दिए ही नहीं थे, हमने जेजेपी को दिए थे। जेजेपी के लोग हैं, मतलब ये बीजेपी वाले लोग सोचते हैं हमने जेजेपी को वोट नहीं दिए थे। तो लोगों का कई बार प्रेशर होता है, तो इस वजह से इनके जो विधायक होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, और वो फिर विपक्षी पार्टी को बात पता लगती है। तो इनको ये जो सुगबुगाहट रहती है, इसके चलते हुए ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाता है।
कई बार ये पास हो जाता है, कई बार ये पास नहीं होता है। तो अब देखना है ये है कि ये वाकई पास होता है कि नहीं होता है। और बजट जो है ना, बजट का मतलब क्या है? बजट का मतलब देखो, एक होता है आर्थिक सर्वेक्षण, एक होता है बजट। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब है पिछला पूरा साल, उसका लेखा जोखा, उसका व्यय। देखो क्या है, मान लेते हैं आप में से, मुझे नहीं पता ये लीडरशिप क्वालिटी किसके अंदर है या नहीं है, अगर नहीं है तो मेरी सीख मानना जरूर। आप चाहे कमाते हैं चाहे ना भी कमाते हैं, लेकिन अपने जो खर्चे हैं, अपने जो व्यय हैं, उनको लिखा जरूर किया करें आप। जैसे एक मेरी तो ये आदत है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 10 रुपये का बिस्किट भी लेता हूँ, तो भी मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन के अंदर टैब के अंदर क्या कर रखा है मैंने, एक ना नोट खोल रखा है मैंने, और उसमें नोट में मैं ये सब चीज़ें मेंशन करता रहता हूँ। मुझे ऐसी चीज़ें पर्सनली लिखने की बहुत आदत भी है, लेकिन ऐसे मैं मेंशन करता रहता हूँ कि मैं 10 रुपये की चीज़ लेके आया, 50 रुपये की ये लेके आया, मैंने इतने का पेट्रोल डलवा लिया, यहाँ डीजल लगा दिया, ये चीज़ सामान खरीद ली। इससे क्या होता है, इससे ना एक मैनेजमेंट का गुण आता है अपने आप में। इससे होता कुछ नहीं है, पैसा वही है, जो लगना है वो लगना ही है, ऐसे लिखने से तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक ना डिसिप्लिन आता है, एक मैनेजमेंट का गुण आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए, और यही चीज़ सरकार करती है, जिसको आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं। पिछले पूरे साल में आपने कितना कितना पैसा किस किस में लगाया, लेखा जोखा पूरा निकल जाता है। और बजट आने वाला, अब आप मुझे ये कहें कि सर आप ये बताइए कि मुझे ना कुछ खरीदना है, फॉर एग्जांपल के लिए आप मुझसे सजेशन मांग लेते हैं कि सर मुझे कार खरीदनी है, सर मुझे बाइक खरीदनी है, सर मुझे लैपटॉप खरीदना है। मान लेते एग्जांपल से बाइक खरीदनी है सर, आपने कहा मुझे, या कार खरीदनी है। तो अब कार खरीदना है, आपसे मैंने पूछा आपका बजट कितना है, तो आपने कहा कि सर मेरा बजट ना 10 लाख तक का है, 10 के अंडर कोई बेस्ट कार बताइए मुझे। तो आप मतलब ये बजट लेके चले, मतलब आने वाले ईयर के लिए जो होता है ना, वो बजट होता है आपका। होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए। ठीक, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं बड़ा तसल्ली से समझाने के मूड में हूँ, ठीक है। खैर चलो और आगे चले हम लोग इस बात को, अगली बात को समझाएं तो अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशेष वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना करते हैं हम लोग, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के नाम से इसको जाना करते हैं हम लोग, मतलब बजट कह दो या एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कह सकते हो आप लोग। और ये बजट प्रभाग, बजट के मतलब वो एक कंप्लीट जो है ना बजट की नोडल एजेंसी होती है, वही इसको तैयार किया करती है। तो ये हमारा कल के दिन आएगा, तो कल मैं आपको पूरा ये समझा ही तो दूंगा। अब हमारी बात आती है एमएसपी पे। क्या होता है एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, क्यों इसका इतना ज़्यादा छापा हो रखा है, इसको थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहली बात यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होता है ये। मतलब पहले आप ना यूं समझने की कोशिश करो, स्टेटमेंट बाद में देखेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि आपकी कोई फसल है, कोई भी फसल है, जैसे आप गेहूं की बात कर लीजिएगा, गेहूं आपकी फसल है, और गेहूं आपकी फसल जो है आप मार्केट में जब भी बेचने जाते हैं तो वो होलसेल प्राइस पे ही बिकती है। होलसेल प्राइस पे बिकती इन द सेंस कि सामने वाला जो आड़ती होता है ना, वो अपनी मर्जी से गेहूं को खरीदता है, मतलब मर्जी से इन द सेंस जो मार्केट का रेट एक कमेटी में या मंडी में डिसाइड हो रखा है। अगर आपको 2350 है या 2000 है या 1800 है 1700 है, आप वो प्राइस दे के आओगे। मतलब कहने का मोटे तौर पे ये कि आप प्राइस डिसाइड नहीं करोगे कि मेरी गेहूं का प्राइस यही है, एमआरपी यही है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। ये भी कह सकते हो मोटे तौर पे बात, आप लोग प्राइस अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, और आपको डाउन फेज भी देखने पड़ते हैं, अप फेज भी देखने पड़ते हैं, फिक्स प्राइस होता ही नहीं। सबसे बड़ी मार तो ये भी है, चलो मार्केट का प्राइस जो भी हो, लेकिन ये आपने बहुत बार देखा होगा, चलो गेहूं को छोड़ो, आप कपास के टाइम पे आप लोगों ने बहुत इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील किया होगा। और एक और जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं, एक फसल है गवार, ठीक है ना, गवार, इसकी गवार फलियों की सब्जी भी आप बनाते हैं, तो वही गवार, इसके रेट ना जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है अब से शायद 4-5 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा हो गए थे पर क्विंटल, लगभग 40,000 रुपये पर क्विंटल के आसपास चला गया था ये। तो लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा ग्वार स्टॉक में रख लिया, एक दूसरे से खरीद लिया, लेकिन वो एक ही बार के लिए इतना प्राइस हुआ था, फिर से तेज धड़ाम नीचे गिरा और वो नॉर्मल रेट आके रुक गए, 2000, 3000, 4000, 5000 इस रेट में आके रुक गया। तो आप सोच सकते हो जिनके बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा किया होगा वो तब से अब तक इंतजार ही कर रहा है। ये हालांकि गवार बहुत लंबे टाइम तक खराब तो नहीं होता है, लेकिन
फिर भी इंतज़ार उनका अभी भी जारी है, तो ये तो रेट नहीं आना। अब यूँ कह सकते हो आप लोग, किसान यहाँ पे इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए एमएसपी की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके पीछे की वजह किसान की हर एक चीज़ जो है ना अनसर्टेनिटी में ही है, सिवाय दूध को छोड़ के। दूध पे फिर भी रिटेल प्राइस मिल जाता है, लेकिन बाकियों पे नहीं है। लेकिन जो मार्केट से जो भी कुछ खरीदने चलता है उसको हर चीज़ रिटेल प्राइस पे मिलती है, चाहे वो मार्केट से गाड़ी लेके आए, चाहे वो लेके आए लैपटॉप, चाहे मोबाइल, चाहे टूथब्रश, कुछ भी लेके आए, हर चीज़ उसको जो है ना रिटेल प्राइस पे मिलेगी। तब किसान का यही कहना है कि भाई ये प्राइस का जो आप अप्स एंड डाउन्स का फेज़ है ना, ये हमें दिखाना बंद कर दो, इसका रेट एक ना फिक्स कर दो आप लोग। बाजार में किसानों की फसल किस दाम पे बिकेगी? दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है, और यह तय कीमत से कम में बाजारों में फसल नहीं बिकेगी अगर एमएसपी लागू होता है तो। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पे ही फसलें खरीदती है। तो सरल शब्दों का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य है फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना। मतलब जब आपने फसल बोई है, फॉर एग्जांपल आपने गेहूं बोई है, उस टाइम पे इसका एमएसपी सेट कर दिया गया कि इस बार गेहूं का एमएसपी। अब देखो फिक्स का मतलब ये सेट करने का मतलब हर साल देखो अप्स एंड डाउन तो होंगे, सरकार एक निर्धारित मूल्य सेट कर चुकी है। अभी मान लेते हैं कि 2450 रुपये सेट कर दिया। अब जब 3-4 महीने, अब मार्केट में तो आपको पता है प्राइस अप एंड डाउन होंगे, लेकिन 3-4 महीनों के बाद भी इसका प्राइस फिक्स रहा है। और अगर वो मार्केट में बेचता भी है तो जो उसका गैप आता है, जिसको कहते हैं पीडीपी कहते हैं हम लोग, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट के नाम से जानते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एमएसपी था, लेकिन मार्केट में जो है ना वो बिक रहा था 2000 रुपये, तो बच गया गैप 450-450 रुपये जो है ना वो सरकार अपने आप से पे करेगी, जिसके लिए सरकार के द्वारा हरियाणा में बीबीवाई स्कीम भी चल रही है, भवांतर भरपाई योजना। इसके बारे में मैंने पहले भी एक दिन सेशन में आपको पढ़ाया था। अच्छा, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये तो मैंने आपको समझा दिया है, और इसके प्राइस वगैरह सेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेस CACP इनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि टोटल फसलें कितनी हैं। इसमें टोटल 23 फसलें हैं, जिनमें से 23 फसलों में 7 तो अनाज है, जिसमें से ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी है। 5 दालें हैं, जिनमें से मूंग है, अरहर है, चना है, उड़द है और मैसूर की दाल है। वैसे मैं बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली ना 5 फसलों के ऊपर एमएसपी देने के लिए सरकार ने किसानों को प्रपोजल भी दिया था, जिनमें से एक तो कपास थी, एक तूर दाल थी, एक उड़द थी, एक मैसूर थी, एक मक्का था। इन पांचों के ऊपर एमएसपी हम दे देंगे, सरकार ने ये कहा। पर किसानों ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसकी वजह क्या है ठुकराने की, और सरकार के उस एमएसपी या इन पांचों पे एमएसपी देने की वजह क्या थी? मैं दोनों के कारण बताता हूँ आपको। देखो, पहली तो बात ये है कि किसानों का तो सीधा सा कहना है कि हमें 23 की 23 क्रॉप के ऊपर एमएसपी का एक गारंटीड लो चाहिए। किसान तो डायरेक्ट क्लियर कट ये बात कर रहे हैं, पर सरकार की मंशा क्या थी? सरकार ने सिंपली कहा कि आप तूर दाल है, मक्का है, कपास है, मसूर है, इनको आप बोइएगा, और ऐसा नहीं कि हम लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदेंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी में खरीदेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कितना मर्जी आप बोल लीजिएगा, हम सारा का सारा ही खरीद लेंगे आपसे, आरएमएसपी पे खरीदेंगे। इनके भाव भी अक्सर ज़्यादा ही होते हैं। सरकार का कहना ये है, या सरकार की इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं वो पंजाब और हरियाणा वाले ही कर रहे हैं, आपको पता है। और इन्हीं के अंदर जो है ना वो लगातार ट्यूबवेल चलते हैं। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो वाटरलेस बॉडी बनते जा रहे हैं। यहाँ का भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो लगातार खत्म हो रहा है। वजह क्या है? कि वजह ये चावल बहुत उगाते हैं। हालांकि हरियाणा ने चावल की जगह अन्य फसल उगाने पे 7,000 पर एकड़ मेरा पानी मेरी विरासत योजना स्टार्ट तो कर रखी है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट होने में उतना समय लगेगा अभी तो, और बहुत ढंग से एग्जीक्यूट हो भी नहीं पा रही है। तो सरकार ये चाहती है कि तुम एमएसपी के चक्कर में अब वो फसलें, जैसे क्या है, दालें हैं मान लेते हैं। अब दालों की डिमांड देखो, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी इंडिया करता है, कंज्यूम भी इंडिया करता है। इतनी कंज्यूम करता है कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ जाती है। तो एक्चुअली बात ये आती है कि सरकार ये चाहती है कि ये फसलें लगाओगे तो एक तो वाटरलेस बॉडी तुम नहीं बनोगे, दूसरा हमें बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी, तीसरा हमारा स्टॉक अच्छा खासा रहेगा।
ठीक है ना। तो किसान तो हालांकि कह रहे हैं कि तुम गेहूं चावल खरीद लो खुद ही, ठीक है ना। हमसे गेहूं चावल सरकार खरीद नहीं सकती प्रैक्टिकली, इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट हो जाएगा। दूसरी बात, जो खरीदे हुए हैं वही सरकारों का खराब हो रहा है। आपको पता होगा ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हर साल ये योजना बढ़ा रहे हैं, 5 किलो गेहूँ या चावल गरीबों को, जो कोविड में स्टार्ट की गई थी। एक्चुअली बहुत पड़ा है ऑलरेडी, तो वही एक्चुअली बांटे जा रहे हैं, जो पड़ा है वो भी खराब होता जा रहा है। तो सरकार का और किसानों के बीच का ये मसला तुम्हें समझ में आया होगा। अब एमएसपी की ये जो कीमतें हैं वो तय कौन करता है? तो वो केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और अन्य राज्यों के आसपास एमएसपी लागू करने का अधिकार है। बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट किसानों की फसलों की उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में एक एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया था, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसका गठन किया था। और हर साल रबी और खरीफ की फसलों के लिए यही एक एमएसपी तय करता है इंडिया में। 1966-67 में एमएसपी की दर लागू की गई थी और सीएससीपी के द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है, अलग अलग हालांकि करती है, पर इसे किसान कई बार सेटिस्फाई नहीं होते, ये गारंटीड नहीं होता। ये मतलब किसान तो इस बार गारंटीड कानून मांग रहे हैं ना। एमएसपी अब ये सेट कैसे करते हैं? ये सारी मंडियों का ऑन एन एवरेज प्लस में पड़ोसी राज्य है या इसके अलावा जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, उन सभी का एक ऑन एन एवरेज सेट करती है। उसी से ही जो है ना ये बेसिकली एमएसपी सेट किया जाता है आपका। अच्छा, एमएसपी का एक फॉर्मूला है जो सरकार लागू करना चाह रही है, A2+FL+50% फॉर्मूला, जो सरकार देना चाहती है पर किसान कुछ और मांग रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अगर इसमें क्या चीज़ें हैं। A2 का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंस ऑन सीड। जैसे आप खेती कर रहे हो तो आपका एक्चुअल एक्सपेंस किस पे लगता है? आपका लगता है कल्टीवेशन पे, लगता है बीज पे, लगता है सिंचाई पे, लगता है फर्टिलाइजर्स पे, लगता है, ये सारा A2 कहलाता है। FL इसमें होता है अनपेड फैमिली लेबर। अब घर के लोग हैं, मान लो मेरा खेत है, मेरे खेत के अंदर मैं कुछ काम करके आया हूँ, मुझे कोई थोड़ा ना सैलरी मिलने वाली है, लेकिन देखा जाए तो उसका काम के बदले में है तो कुछ सैलरी वाला हिसाब, ये FL होता है। इन दोनों को मिला दिया जाए जो है ना, तो फिर आपका C2 बनता है, कैपिटल एसेट्स तैयार होते हैं आपके। अब A2+FL+50% का फॉर्मूला जो सरकार देना चाह रही है ना, उसका ये मतलब मैंने आपको समझा दिया कि क्या है A2 का मतलब जो एक्चुअल लागत है, A2 का मतलब जो फसल पर सभी तरह की नगद खर्च है, जैसे बीज, कीटनाशक, खाद, ईंधन, सिंचाई, मजदूरी, ये सारा आ गया आपका। और FL का मतलब क्या है? किसान परिवार के श्रम का अनुमानित मूल्य। C2 में इन दोनों के योग में फसल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन का किराया भी है, उस पर मिलने वाला ब्याज भी जोड़ा जाएगा। ये सरकार देना चाहती है, ठीक है सर। पर किसान पता क्या चाहता है? किसान चाहता है C2+50% हो जाए बस, ठीक है ना। मतलब किसान क्या चाह रहा है सर? किसान चाह रहा है C2 का मतलब है फसल की लागत प्लस किसान की मेहनत का अनुमानित मूल्य प्लस जमीन की लीज या रेंट का खर्च। यानी किसान चाहते हैं कि तीनों का योग में 50% जोड़कर फसल की एमएसपी तय की जाए। मतलब इन तीनों का टोटल बैठते हैं, मान लेते हैं 1000 रुपये टोटल बैठता है, इसका 50% यानी कि 500 रुपये है, तो 1000 में ही 500 जोड़ देना, यानी कि टोटल हो गया 1500 रुपये हो गया। तो अब 1500 रुपये जो है ना, इससे ऊपर का ही हो, इससे नीचे ना हो, इससे इसके अकॉर्डिंग एमएसपी तैयार कर दी जाए। साल 2020 में कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए रहा और एमएसपी के दायरे में आने वाली 24 फसलें थी उसमें। उस समय एमएसपी खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए की थी। कुल खरीद उपज का 25% है। अगर सरकार किसानों की गारंटी वाले कानून की मान लेती है तो सरकारी खजाने पर सालाना कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा और बोझ आने वाला है। इस साल इंटरिम बजट में केंद्र सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का लगभग जो है ना बराबर सा किया, इस राशि को दिया भी है डेवलपमेंट के लिए। हालांकि अभी जो बजट का पहला भाषण था या बजट का जो पहली लाइन शुरुआत की जाती है वो राज्यपाल जी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। उन्होंने तो अपने भाषण में कहा ही यही था कि हरियाणा किसान कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब किसान का, युवाओं का, महिलाओं का कल्याण करने के लिए काम कर रही है लगातार। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके चलते हुए 4 वर्षों में 19.94 लाख किसानों के खातों में इतने पैसे डाले हैं। इसमें आपको पता है ना 6,000 रुपये की किस्तें मतलब 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आती हैं। 14 फसलों को एमएसपी के अंडर में हरियाणा ने कर रखा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, इसके चलते खातों में सीधे 90,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। भावांतर भरपाई के चलते हुए बाजरा उत्पादक किसानों के खातों में 836.12 करोड़ रुपए डाले हैं सरकार ने।
ऐसे इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते हुए 32.06 लाख करोड़ रुपए की फसलें खराब हुई, उसमें 8,178 करोड़ रुपए का क्लेम दिया है हरियाणा सरकार ने। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के चलते हुए 1.72 हजार एकड़ भूमि पर धान की जगह दूसरी फसलें बोई, 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिल रहे हैं, तो इसके हिसाब से 117.22 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने दिए। तो ऐसे चीज़ें जो है ना, और फसल के अवशेष 2027 तक बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जलाना। अब पराली का सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं, मतलब पराली को अभी बना रहे हैं ना, एथेनॉल बना रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। बाकी परिवार पहचान पत्र वाली बातें तो और हो ही गई थी आपकी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम जो है ना, कब स्टार्ट हुई थी? 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी। इसमें 3 किस्तें मिलती है, 6,000 रुपये टोटल मिलते हैं साल के। और ये टोटली 100% जो है ना, सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ही स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साल 2016 में लॉन्च हुई थी, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है ये, ठीक है। चलिए सर, जो आज का सेशन था वो इतना ही था। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ से स्टार्ट हुई थी और किससे रिलेटेड है और उसमें कितना परसेंटेज की सब्सिडी मिलती है? बताना कमेंट में। सेशन कैसा लगा बताइए ज़रूर मुझे फीडबैक देके। थैंक यू सो मच। और एक बात और इम्पॉर्टेंट थी आपको जो बताने की थी यहाँ पे, कि आप लोग जो है ना, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आपके लिए दोपहर में 2:30 बजे एक क्लास स्टार्ट की है मैंने। HPSC 2025 को ओरिएंटेड है ये क्लास, और भारत की स्थिति और विस्तार वाली क्लास का पार्ट नंबर 2 आज होगा। ये कल क्लास 1 जा चुकी है, तो आप 2:30 बजे लाइव होकर इस क्लास को देख भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।